नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मैं एमडी बांधे आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारे संविधान का एक और वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसको पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार के लिए मैंने 2 वीडियो और बना रखे हैं, जिसमें मैंने 5 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इन 5 मौलिक अधिकार को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो 6वां मौलिक अधिकार है उसको पढ़ने वाले हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 32 में समझेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा 6वां जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से समझेंगे। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दे दिए हैं, 5 टाइप के मौलिक अधिकार। क्या हो कि अगर वो हमको मिले ही ना, उनका हनन हो, उनका उल्लंघन किया जाए, तो उसको रोकने के लिए 6वां संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया कि हमको हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका उपचार करने का, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो उनका उपचार करने का भी अधिकार होना चाहिए, उनकी रक्षा करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसीलिए 6वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार बनाया गया, जिसे हम अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। तो अनुच्छेद 32 यही बताता है कि हमको जो भाग 3 मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, उन मौलिक अधिकारों को उपचार करने के लिए, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से उसके उल्लंघन से रोकें, इस चीज के लिए अनुच्छेद 32 में प्रावधान दिए गए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान है इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसमें जो अनुच्छेद 32(1) के तहत हमको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कि हुजूर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसको हनन किया जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा कीजिए। तो ये प्रावधान हमको अनुच्छेद 32(1) के तहत दिया गया है कि हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे आदेश या रीट जारी करने की शक्ति होगी। तो अब हम चले तो गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हुजूर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी रक्षा कीजिए, लेकिन उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनके पास ये शक्ति होनी चाहिए ना कि वो मेरे मौलिक अधिकारों का रक्षा कर सके। तो ये शक्ति जो है अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास होती है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सीधा आदेश जारी कर सके, रीट जारी कर सके। ये 5 तरीके के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इन सभी रीट के माध्यम से हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा होता है, उसका संरक्षण होता है। फिर अनुच्छेद 32(3) में क्या प्रावधान दिया गया है? संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य न्यायालयों को भी उनके स्थानीय सीमाओं के भीतर रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है या कोई भी ऐसा विधि नहीं बना सकती है जिससे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्ति कम हो मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने को लेकर। हाँ, लेकिन अगर संसद चाहे तो अन्य जो न्यायालय है उनको भी ये शक्ति प्रदान कर सकती है मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने के लिए। उनके जो कार्य क्षेत्र होंगे उस कार्य क्षेत्र के अंदर
कार्य क्षेत्र की सीमा में जो अन्य न्यायालय हैं वो भी मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी कर सकती है, लेकिन अगर संसद उनको शक्ति दे तो। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो संसद है, नॉर्मली जो कहा जाए कि जो रीट है वो संसद के खिलाफ ही, सरकार के खिलाफ ही जारी होता है, तो संसद ऐसा क्यों चाहेगी अपने ही खिलाफ रीट जारी करने के लिए एक और न्यायालय को खड़ा कर दे। इसलिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो लेकिन हमारा जो उच्च न्यायालय है उसको अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में और अन्य विधिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की स्वतंत्रता है, शक्ति है। वो हम हमारा जो संविधान है, संविधान ने ही उच्च न्यायालय को ये शक्ति दिया हुआ है। लेकिन अगर संसद चाहे तो जो अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको भी शक्ति दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो चौथा प्रावधान है अनुच्छेद 32 में, वह है संविधान द्वारा किए गए उपबंध के अलावा इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में जो अनुच्छेद 32 में जो अधिकार मिले हुए हैं, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो, और जो सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है रीट जारी करने का, शक्ति है रीट जारी करने का, वह जो है निलंबित नहीं किए जाएंगे किसी भी कंडीशन में। लेकिन संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं, संविधान में जो कंडीशन शर्त रखे गए हैं, उसके मुताबिक ही ये जो अनुच्छेद 32 है उसको निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपातकाल की जो स्थिति होती है, वैसे में जो राष्ट्रपति की अनुमति से अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल लागू रहेगा। तो ये अनुच्छेद 32 में हमको 4 प्रावधान दिए गए हैं जिससे हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा होती है, उनको संरक्षण प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को संविधान का मूल आधार कहा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह भी कहा, क्योंकि अनुच्छेद 32 ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है। हमको वो अधिकार दे रहा है कि हम उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सके, और सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार दे रहा है कि वह रीट जारी कर सके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक हो जाता है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना मतलब संविधान की रक्षा करना, क्योंकि मौलिक अधिकार ही हमारे संविधान का मूल आधार है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान का भी संरक्षक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि संविधान का संरक्षक कौन है या फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको हमारे संविधान का और हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के बारे में जो हमारे संविधान के निर्माता के नाम से हम जिनको जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा है कि यदि मुझे कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान ही व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं किसी और अनुच्छेद को नहीं, इसी अनुच्छेद को इंगित करूंगा। ये संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर बिना नाम दिए पूछा जाता है या फिर किसी और व्यक्ति का नाम देकर पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो जो प्रस्तावना है उसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें पूछे जा सकते हैं कि आप अपना व्यू बताइए कि आपके हिसाब से जो संविधान की आत्मा है वो कौन सा अनुच्छेद है, या किसे आप संविधान की आत्मा की संज्ञा देंगे। तो इसका जवाब आपको खुद देना होता है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा की संज्ञा आप किसे देंगे, तो मैं बोलूंगा कि अनुच्छेद 32 को मैं संविधान की आत्मा की संज्ञा देना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से कहा जाए तो हमारे संविधान का पूरा एक झलक प्रस्तुत करता है कि उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है हमारे संविधान को,
संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें जो हमको प्रस्तावना से समझ में आ जाती है। तो इस तरीके इसलिए मैं उसको एक परिचय पत्र की संज्ञा दूंगा। लेकिन जैसे हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारा जो शरीर है एक मृत शरीर की तरह हो जाएगा। मतलब ऑर्गन तो रहेंगे, अंग तो रहेंगे, लेकिन कोई काम करने नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से अगर अनुच्छेद 32 को हम संविधान से निकाल देते हैं तो हमारा जो संविधान है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा ही नहीं हो पाएगी। हमको जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनका उल्लंघन किया जाएगा, उनको हनन किया जाएगा, तो फिर जो संविधान है उसका अर्थ क्या रहेगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 32 को ही मैं भी संविधान की आत्मा की संज्ञा दूंगा। तो आप जरूर बताएं कि आप किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा देना चाहते हैं, हमारे कमेंट्स में और कारण के साथ बताएं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 प्रकार की रीट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा हमारे संविधान, हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सके, और ये पूरे भारत के क्षेत्र में रीट जारी कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन जो उच्च न्यायालय है उसे अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वो रीट जारी कर सकती है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो मौलिक अधिकार और अन्य विधिक अधिकार इन सब के संबंध में भी रीट जारी कर सकती है। और उच्च न्यायालय का जो रीट जारी करने का जो कार्य क्षेत्र होता है, सीमा क्षेत्र होता है, वह राज्य के स्थानीय सीमा क्षेत्र, मतलब जो भी जिस राज्य में हमारा जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो उस राज्य की जो कार्य क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, उसके अंदर में ही वो रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। और इसके पास मौलिक अधिकार व अन्य विधिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की शक्ति होती है उच्च न्यायालय के पास। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की शक्ति होती है, लेकिन ये पूरे भारत के क्षेत्र के लिए होता है। अब कौन कौन से प्रकार के रीट जारी होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ समझने जाए तो सशरीर उपस्थित करना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है हेबियस कॉर्पस का, वह है सशरीर उपस्थित करना। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जिस भी कोर्ट में याचिका दायर हुई है उस कोर्ट में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित करना होगा। किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध या फिर कार्यपालिका के विरुद्ध। इसका उद्देश्य क्या है, अवैध गिरफ्तारी को रोकना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो कार्यपालिका के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो हमको समझ में आता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो जो हमारी पुलिस है वही गिरफ्तार करेगी। लेकिन किसी निजी व्यक्ति कहने का क्या मतलब है, तो कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति है वो बंद करके रख लेता है, या घर में ही ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बंद करके रख देते हैं, या बच्चे जो पेरेंट्स को बंद करके रख देते हैं। तो इस तरीके से जो किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी व्यक्ति का जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका अगर हनन करते हैं तो उसके लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जा सकती है, और उस याचिका के आधार पे फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस का रीट जारी करता है, जिसके तहत 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसमें जो 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के समक्ष जो प्रस्तुत करना है या फिर जो न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना है, इसको हमने अनुच्छेद 22 में भी पढ़ा था कि अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, 24 घंटे के अंदर, जिसमें आवागमन का समय है वह जोड़ा नहीं जाता है। तो यह पुलिस के लिए सबसे कठिन कार्य होता है, इसमें काफी खर्चा भी होता है और काफी खतरा भी होता है, क्योंकि यही वो ड्यूरेशन होता है जिसमें जो अपराधी होते हैं वो भागते हैं। अक्सर हमने पिक्चरों में भी देखा होगा कि
थाने से, जेल से कोर्ट ले जाते वक्त ही बहुत सारे जो कैदी होते हैं वो भाग जाते हैं, या फिर उनके जो साथी होते हैं उनको छुड़ा ले जाते हैं। तो इसलिए इसमें खतरा भी काफी होता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये सच उपस्थित किया जा सकता है कोर्ट के सामने ऐसा करके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक केस ऐसा हुआ है, जो एक नक्सल लीडर थे 1970 में, कानू सान्याल नाम का एक नक्सल लीडर था, उसको गिरफ्तार करके विशाखापट्टनम की जेल में रखा गया था। जो नक्सलवाद है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें चारू मजुमदार और जो कानू सान्याल है वो जो मेन लीडर थे, उसके बारे में हम फिर किसी दिन किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कानू सान्याल है उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैबीज कॉर्पस की याचिका दायर की थी। अब उसके तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर बोला भाई अब याचिका दायर हुई है तो उनको सामने लाया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाए। तो फिर सरकार ने उनसे आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से कि हुजूर अगर आप चाहते हैं तो हम उसको ले आएंगे, लेकिन जब हम उसको लाएंगे तो ट्रेन के माध्यम से जब लाएंगे तो उसके साथ ही हमला कर सकते हैं उनको छुड़ाने के लिए, जिससे हमारे कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो सकते हैं, या कई सारे जो सिविलियंस हैं उनकी भी मौत हो सकती है, वो भी मारे जा सकते हैं। तो क्या एक व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है वो इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कईयों की जान को हम खतरा में डाल सकते हैं? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि बात तो सही है, तो और उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिखाए थे असल में कि वो अटैक हो सकता है उस काफिले में, ऐसा करके। इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक डिसीजन दिया, जिससे उसका जो मौलिक अधिकार है वो भी बचा रहा और किसी व्यक्ति के जो जान है उसको खतरा भी नहीं हुआ। कि हम उसको यहाँ नहीं बुलाएंगे, हमारे पास नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम उसके वकील को बुलाएंगे, उसके दस्तावेज चेक करेंगे, उसके वकील का जो बयान है उसको सुनेंगे और उसके दस्तावेज चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो वैध हुई है या फिर अवैध हुई है, ऐसा करके। लेकिन हम उसको नहीं बुलाएंगे। तो इस तरीके से उसके मौलिक अधिकार भी बना रहा और किसी का जान को खतरा भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक नया रूप सामने आया बंदी प्रत्यक्षीकरण का उस केस के माध्यम से। उसके बाद आगे एक और घटना हुई, एक और केस था जिसमें जो सुनील बत्रा नाम का एक कैदी था जो तिहाड़ जेल में बंद था, जिसको मृत्यु दंड की सजा हुई थी। उसने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था, जिसके आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय एमएच बैग करके, वो खुद ही मतलब जेल चले गए और वहां जाकर उन्होंने कैदियों के फेवर में, कैदियों के पक्ष में कुछ डिसीजन लिए, कुछ निर्णय दिए कि कम से कम उनको भी मानवोचित जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। जैसे एकांत कारावास का जो निर्णय है, वह एकांत कारावास मतलब किस व्यक्ति को अकेले रखना है या सबके साथ रखना है, इसका जो निर्णय है वह जो जज करेंगे, कोई भी जो जेलर है वो खुद से नहीं करेगा। और जो कन्विक्टेड अपराधी है और जो अंडर ट्रायल अपराधी है, अंडर ट्रायल लोग कैदी है, इनको अलग अलग रखा जाएगा। कन्विक्टेड मतलब जिनको किसी अपराध के लिए सजा हो चुकी है, उनको हम कन्विक्टेड अपराधी बोलते हैं। और अंडर ट्रायल कैदी मतलब जिनके ऊपर किसी अपराध के लिए सुनवाई चल रही है, उसको हम अंडर ट्रायल कैदी बोलते हैं। तो दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। ऐसे कुछ निर्णय दिए एमएच बैग साहब ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। तो इस तरीके से समय समय में बंदी प्रत्यक्षीकरण थोड़ा सा विस्तृत होते गया है। ये जिससे अधिकारों, जो मौलिक अधिकार है, एक तरीके से कहा जाए इंसान का, उसका हनन ना हो, उसको एक कम से कम मानवोचित जीवन जीने का अधिकार हो। फिर जो दूसरा रीट है परमादेश, जिसको हम बोलते हैं मैंडामस। ये एक लैटिन वर्ड है, मैंडामस, हैबीज कॉर्पस, ये सब लैटिन वर्ड है। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है मैंडामस का, वह है वी कमांड। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो होता है हम आदेश देते हैं। इसको किसके किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? किसी भी सार्वजनिक इकाई के विरुद्ध, कारपोरेट निगम के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण या सरकार के विरुद्ध। तो सरकार, सार्वजनिक इकाई मतलब कोई भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है। कारपोरेट निगम प्राइवेट ऑफिस, जो प्राइवेट कार्यालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण
ये अर्धन्यायिक प्राधिकरण है, हमको आगे भी सुनने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। जो न्याय करने का डिसीजन होता, न्याय करना होता है, न्याय करने का जो अधिकार होता है वह न्यायाधीश के पास होता है। लेकिन जो कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनको भी न्याय करने का अधिकार होता है, दंड देने का अधिकार होता है, उनको दंडाधिकारी बोला जाता है। तो वो न्यायाधीश नहीं है लेकिन फिर भी न्याय तो कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसे प्राधिकरण को अर्ध न्यायिक प्राधिकरण बोला जाता है, क्योंकि वो न्यायाधीश नहीं है लेकिन फिर भी एक न्याय तो कर रहा है इसलिए। और जो सरकार है, सरकार के विरुद्ध भी फर्मादेश जारी किया जा सकता है, और इसका उद्देश्य है इन सभी इकाइयों को उनके कर्तव्यों का पालन कराना तथा कर्तव्य क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। अगर कोई कार्यालय है जो अपने कर्तव्य क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है तो उसके लिए भी परमादेश मैंडेमस जारी किया जाता है। अगर कोई अपने जो कार्यालय है वो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रही है तो उसके लिए भी मैंडेमस जारी किया जाता है। इसको राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है परमादेश को। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रीट है परमादेश। इसको किसी भी तरीके से जब जारी किया जाता है किसी भी कार्यालय के विरुद्ध तो उसको मानना ही पड़ता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दिलाते रहते हैं। जैसे सर यूपीएससी की एग्जाम आप दिला रहे हो, आपको पता चलता है कि 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले कि वो एग्जाम ही रद्द हो गया, तो वो कैसे रद्द हो जाता है? इसी परमादेश के द्वारा ही रद्द होता है। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि इसमें कुछ घपला हो रहा है या पेपर वगैरह लीक हो गया ऐसा करके, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है। उस याचिका के आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट परमादेश मैंडेमस रीट जारी करता है और उस एग्जाम को एंड टाइम में भी रुकवा देता है। तो इतना शक्तिशाली होता है जो मैंडेमस रीट है वो। और अगर इसको नहीं माना गया तो फिर उसकी अवमानना की जो सजा है भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जिसने भी उसकी अवमानना की है। फिर तीसरा जो रीट है प्रतिषेध रीट, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है स्टे ऑर्डर। प्रोहिबिशन एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टे ऑर्डर। अगर इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो होता है मना करना। अब किसके किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालय व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण। तो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण क्या होता है हमने समझ लिया। ऐसे प्राधिकरण जिसमें जो व्यक्ति होता है एसडीएम या तहसीलदार जैसे होते हैं, उनको न्याय करने का वो न्यायाधीश तो नहीं होते लेकिन फिर भी न्याय करते हैं, तो ऐसे मामलों को अर्ध न्यायिक प्राधिकरण बोलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सब जो न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय हो जाते हैं। इनके विरुद्ध जारी किया जाता है और इनका उद्देश्य क्या है? प्रतिषेध रीट जारी करने का अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने से रोकना। तो यदि अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनके खिलाफ ये रीट जारी करेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, उस केस में आप काम करना बंद कीजिए और उस केस को हमारे पास लिखिए। ठीक है। फिर जो चौथा रीट है उत्प्रेषण रीट। तो उत्प्रेषण रीट जिसको हम बोलते हैं सरसरारी, ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड। इसका शाब्दिक अर्थ है और अधिक जानकारी दीजिए। किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालय व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण। इसको भी प्रतिषेध रीट को भी अधीनस्थ न्यायालय व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा रहा है। इसको भी तो मतलब दोनों में फर्क क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके दिए गए फैसले की क्षतिपूर्ति। तो देखिए जो प्रतिषेध रीट जारी किया गया है उसमें जब अधीनस्थ न्यायालय व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है, सुनवाई कर रही है किसी केस की, तो उसको बीच में ही रोक के उस केस को अपने पास मंगा लेती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये प्रतिषेध रीट के द्वारा होता है। फिर उत्प्रेषण रीट, अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर चुकी है, फैसला सुना चुकी है, तो उस संबंध में जो याचिका के आधार पर ये उत्प्रेषण रीट जारी होगी और जो अधीनस्थ न्यायालय है और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है
उनको ये बोला जाएगा कि आप पूरी केस की जानकारी के साथ उस केस को हमारे पास भेजिए, हम उसका पुनरावलोकन करेंगे ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके जो आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिषेध काम चल रहा है तो बीच में ही उनको रोक के अपने पास केस को बुला लेंगे। उत्प्रेषण रिट काम खत्म हो गया, फैसला दे चुके हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको पुनरावलोकन करने के लिए अपने पास बुला लिया जाता है, मंगा लिया जाता है उत्प्रेषण रिट जारी करके पूरी जानकारी के साथ। जो पांचवा मौलिक अधिकार है वह है अधिकार, सॉरी पांचवा जो रीट है वह है अधिकार परीक्षा, क्वा वारेंटो, इसका जो लैटिन वर्ड है और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है अंडर व्हाट अथॉरिटी। तो ये जितने भी लैटिन वर्ड है ये आपको याद रखने हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के हैबिस कॉर्पस, परमादेश के लिए मैंडामस, प्रतिषेध के लिए प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण के लिए सरसरारी, अधिकार परीक्षा के लिए क्वा वारेंटो। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बेस में भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अंडर व्हाट अथॉरिटी अंग्रेजी में, और इसका शाब्दिक अर्थ अगर जाने तो किस योग्यता से या किस अधिकार के तहत इसको जारी किसके विरुद्ध किया जाता है, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, अवैध नियुक्तियों को रोकने के लिए। तो आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं या घूस दे के रिश्वत खिला के सरकारी पदों पे नियुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो नियुक्तियां होती है उनको रोकने के लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे जो सरकार है, जैसे सरकार तो आम जनता की भलाई के लिए ही बनती है, लेकिन जो सरकार चलाने वाले हैं वो भी तो इंसान ही हैं और उनमें अवगुण हो सकते हैं। तो वो ऐसा भी तो कर सकती है कि अपने जो रिश्तेदार है, भाई भतीजे हैं, उनको ही अच्छे अच्छे जो ऊंचे पद है उनमें नियुक्त कर सकती है। तो ऐसी नियुक्ति ना हो, ऐसे अवैध नियुक्ति ना हो, उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है। और इसके लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वही जाके याचिका दायर करे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक भी अधिकार परीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। उसके आधार पर फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है वह अधिकार परीक्षा जारी करके उस व्यक्ति से ये पूछेगी कि आप किस अधिकार के तहत, किस योग्यता से उस पद पे आसीन है या उस पद को धारण किए हुए हैं। फिर उस व्यक्ति को अपनी जो योग्यता है वो साबित करनी पड़ेगी, और अगर नहीं साबित कर पाएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो आदेश जारी करके उस व्यक्ति को उस पोस्ट से, उस पद से हटा देगी और वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ऐसा लगभग 2 साल पहले एक केस हुआ है जिसमें जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जिनको नियुक्त किए गए थे, अबू बकर नकवी, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी हुआ था। किसी ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, कि ये जो व्यक्ति हैं उनके पास योग्यता नहीं है उस पद को धारण करने की। फिर सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये रिट जारी किया अधिकार परीक्षा का और उनसे पूछा कि आप किस अधिकार के तहत, किस योग्यता के तहत उस पोस्ट पे, उस पद पे आसीन हैं। तो फिर जब उन्होंने अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाए तो फिर हाई कोर्ट ने उनको आदेश जारी करके उस पोस्ट से हटा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो 5 रीट है वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए हमको गारंटी देते हैं और हमको भी अधिकार देते हैं। और जो अनुच्छेद 32 है वो हमको हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोक सके। इसके बाद हम आगे के वीडियो में जो हमारे अनुच्छेद 33, 34 और 35 है उसको समझेंगे। उसमें कुछ लिमिटेशंस है मौलिक अधिकार को लेके, उसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।